ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर की शादी हुई थी। इसी शादी के उपलक्ष्य में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में परंपरा अनुसार भोलेनाथ की शादी के रिसेप्शन का आयोजन भी किया जाता है। इसी आयोजन के लिए भव्य तैयारियां भी की जा रही हैं। जहां शिव पार्वती के विवाह भोज के लिए अनूठी पत्रिकाएं भी छपवाई गई हैं। पत्रिका पीले चावल के साथ घर घर बांटी जा रही हैं। 6 मार्च को यहां बाबा की भव्य बारात निकाली जाएगी। विशाल भोज का आयोजन होगा। इसमें लगभग 25,000 से अधिक लोग भी शामिल होंगे। उज्जैन में महाशिवरात्रि के बाद भगवान शंकर की शादी का रिसेप्शन आयोजन किया जाता है। यह रिसेप्शन बिल्कुल शादी की तरह ही होता है। यह रिसेप्शन में लोगों को आमंत्रित करने के लिए शादी की पत्रिकाएं बांटी जाती हैं। पत्रिका में वर की जगह भगवान महाकाल व वधू की जगह माता पार्वती का नाम रहता है। यहाँ बाबा की शादी के भोज की पत्रिका अनूठी है। जिस प्रकार आमजन शादी की पत्रिका में अपने रिश्तेदारों के नाम लिखते हैं, उसी प्रकार यहाँ पत्रिका में भगवान गणेश, कार्तिकेय, रिद्धि सिद्धि सहित अन्य देवी देवताओं के नाम भी रिश्तेदारों के रूप में लिखे जाते हैं। पत्रिका लोगों के घर पर भी बांटी जा रही है। यहाँ रिसेप्शन में हजारों लोगों के भोजन की व्यवस्था की जाती है। कई तरह के लजीज पकवान बनाए जाते हैं। इस दौरान भगवान शंकर की बारात भी निकाली जाती है, जो कि नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए बाबा महाकाल मंदिर में वापस से पहुंचती है। बारात में नगरवासी बड़े धूमधाम से नाचते गाते नजर आते हैं। बारात इतनी अद्भुत रहती है कि सारा नगर देखने को सड़कों पर उमड़ जाता है। यहाँ बारात में भोले बाबा के प्रिय भूत, पिशाच, डाकिनी, नंदीगण हर हर भोले करते हुए नजर आते हैं। उज्जैन में यह कार्यक्रम एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। उज्जैन में मनाए जाने वाला यह कार्यक्रम देश भर में और कहीं भी नहीं मनाया जाता। महाशिवरात्रि पश्चात बाबा महाकाल की नगरी और बाबा महाकाल धरती में विराजमान अगर हैं तो मृत्यु लोक पर ही विराजमान हैं। और 12 ज्योतिर्लिंग में बाबा को हल्दी सिर्फ महाकाल में लगाई जाती है। और उसी निमित्त जब बाबा को शादी हुई थी उसमें अन्नदान नहीं हो पाया था, किसी प्रकार का रिसेप्शन नहीं हो पाया था दक्ष के विपरीत चलने पर। तो अन्नदान के रूप में हम बाबा का रिसेप्शन करते हैं, जिसमें नगर से, प्रदेश से, देश से सभी लोग पधारते हैं। सभी मंदिर, 84 महादेव, सारे मंदिरों से सब प्रमुख अतिथि और पुजारीगण को आमंत्रित करते हैं। बोल महाकाल महाराज की जय। बाबा महाकाल का ये 25वां रजत जयंती उत्सव है और हमें 25 साल हो गए बाबा महाकाल माँ भगवती का विवाह उत्सव करते करते। और इस साल ज़्यादा उत्सव भगवान के लिए। और हमने घर घर पत्रिका दी, नगर में सब दूर पत्रिका बांट रहे हैं। जो भी आए बाबा का आशीर्वाद लेने जाएँ। एक ऐसा दूल्हा दुल्हन बैठे हुआ जो लोग आते हैं और उनसे आशीर्वाद लेने जाते हैं। लोगों को आशीर्वाद देने जाना पड़ता है, वहाँ लेने आना पड़ता है। तो ऐसे बाबा महाकाल वहाँ विराजमान हो गए और भगवान की ऐसी कृपा है। सो दुखी की नुक्ति है, घोपड़ा पाक है, पान, कापी, शिकंजी, चावल, जो अभी हमको भी मालूम क्या बन रहा है, पर ये चीज़ तो फिक्स है और भगवान जो आगे करा दे। खाचोद पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में कब्रिस्तान से शव चुराने वाले बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई तकनीकी साक्ष्यों की मदद से की गई है। आरोपियों ने आम जनता में अंधविश्वास पैदा कर काला जादू व नोटों की बारिश जैसे अवैध लाभ अर्जित करने के लिए शव को चुराया था। खाचोद अनुविभागीय अधिकारी पुष्पा प्रजापति ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में खाचोद थाना क्षेत्र की चापाखेड़ चौकी अंतर्गत ग्राम डोडिया के कब्रिस्तान से अज्ञात बदमाशों द्वारा शव चुरा लिया गया था। आरोपी की धरपकड़ के लिए खाचोद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के मदद से आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है। पुलिस की इस कार्रवाई से बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। इस मामले में खाचोद पुलिस ने शांति व सौहार्द को बनाए रखने की वरिष्ठ अधिकारियों की दिशा निर्देश पर काम करने के लिए सख्त निर्देश दिए। पुलिस की इस कार्रवाई से आम जनता में विश्वास बढ़ेगा, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। इस टीम ने टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पर, कैमरा रिकॉर्डिंग के आधार पर जल्दी ही साक्ष्य एकत्रित करके आरोपियों तक अपनी पहुंच बनाई है। अभी 3 आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं, जिसमें एक डोडिया ग्राम का रहने वाला है और 2 इसी के साथ ही राजस्थान बांसवाड़ा के रहने वाले। मैडम देखिए, अभी तक पूछताछ में जो सामने आया है, इनका उद्देश्य काला जादू करके अपने विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करना है, जिसमें आर्थिक लाभ को प्राप्त करना इन लोगों ने बताया है, जिसमें कि इस प्रकार की क्रिया करके उनको आर्थिक लाभ हो सकता था। लेकिन इसमें थाना प्रभारी खाचरोद और चौकी प्रभारी ने बड़ी शांति और धैर्य का परिचय देते हुए ग्राम में सामाजिक सौहार्द को बनाए रखते हुए आरोपियों तक अपनी पहुंच बनाई और मामले का खुलासा किया है। नानकड़ा थाना क्षेत्र के महावीर बाग कॉलोनी में एक होटल व्यापारी के घर में चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने घर के दरवाजे को काटकर अंदर प्रवेश किया। 60,000 रुपए नकदी के अलावा सोने चांदी के जेवरात भी चुरा कर ले भागे। घटना के समय होटल व्यापारी संजय पोरवाल परिवार सहित शादी समारोह में गए हुए थे।
जब वे सोमवार सुबह वापस लौटे तो घर के मुख्य दरवाजे का लॉक टूटा हुआ मिला। घर के अंदर जाकर देखा तो बेडरूम में पूरा सामान अस्त व्यस्त बिखरा हुआ मिला था। चोरों ने सोने के कान के झाले के 2 नग, सोने के टॉप्स 6 नग, चांदी की पायजेब 4 नग, 60,000 रुपए नकदी के अलावा कार की चाबी भी चुरा कर ले गए हैं। संजय ने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी। संजय की शिकायत पर नानाखेड़ा पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। उज्जैन के शासकीय जीवाजी वेधशाला में स्थापित देश की पहली वैदिक घड़ी के लोकार्पण के बाद अब विक्रमादित्य वैदिक दीवार घड़ी जल्द ही प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ व नए संसद भवन में लगाए जाएंगे। इसके अलावा 100 से अधिक वैदिक घड़ियों को बनाकर देश विदेशों में भी भेजा जाएगा। विक्रमादित्य शोध पीठ के निदेशक श्रीराम तिवारी ने बताया कि वैदिक घड़ी के मोबाइल ऐप का लोकार्पण 30 मार्च गुड़ी पड़वा के दिन किया जाएगा। इन घड़ियों को 179 भाषाओं में बनाया जाएगा। खास बात यह है कि इनमें एक विशेष चिप भी लगाई जाएगी जिससे बिजली चले जाने पर भी घड़ी बंद नहीं होगी और समय स्वचालित रूप से सेट हो जाएगा। वैदिक घड़ी में समय के साथ ही लग्न, ग्रहण, मुहूर्त, पर्व की जानकारी भी मिल सकती है। यह घड़ी वैदिक काल गणना के सिद्धांतों पर आधारित है जो प्रतिदिन देश विदेश में अलग अलग समय पर होने वाले सूर्योदय को भी सिंक्रोनाइज करवाएगी। इन घड़ियों को बनाने के पीछे का उद्देश्य लोगों को वैदिक काल गणना के सिद्धांतों के बारे में जागरूक करना और उन्हें अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। 12:32 पर कील से हम उसकी दिखा लेते कि वास्तव में ये अपने आप में सूर्य देवता ने कक्षा बदल ली। इतना ही नहीं, 19 मार्च और 25 सितंबर जब दिन और रात बराबर होते हैं तब भी हमको एहसास हो जाता है कि काल गणना की नगरी यही उज्जैन है। ये प्राचीन ज्ञान विज्ञान की नगरी है। केवल ये बाबा महाकाल का हमको ये पक्ष भी सबके सामने लाना है जिसके आधार पर आधुनिक विज्ञान भी इस बात को मानता है। तो मैं मान के चलता हूं जब घड़ी का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी से कराया था, अब एक सरलता हो गई, उसके ऐप विभिन्न भाषाओं के भी आ रहे हैं और इस आधार पर दिल्ली, मुंबई, बाकी राज्यों का समय के साथ ग्रीनविच का समय भी है, भारतीय समय भी है, लेकिन शुद्ध समय के आधार पर बहुत सुंदर ऐप बना है। तो एक घड़ी अभी हमने बनाई है भाई साहब, हम ये चाहेंगे वो घड़ी अपने पार्लियामेंट के अंदर लगना चाहिए, लोकसभा के अंदर आपके माध्यम से हम बनी हुई घड़ी पूरी भेंट करेंगे, लेकिन वो अपने लिए गौरव का क्षण रहेगा। तो सच्चे अर्थों में विक्रमादित्य का यह विक्रमोत्सव हमारे उस प्राचीन गौरव को गौरवान्वित करेगा। नाबालिग और महिला से रेप केस में सजा काट रहे आसाराम का इलाज आयुर्वेदिक अस्पताल की टीम ने शुरू कर दिया है। आसाराम के पैरों में दिक्कत होने की वजह से चलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसी वजह से वह पंचकर्म सहित अन्य इलाज आयुर्वेदिक अस्पताल से करवा रहे हैं। आसाराम ने सोमवार को आयुर्वेदिक अस्पताल में पंचकर्म कराने के लिए वहां पर पहुंचे थे। इस दौरान भारी सुरक्षा के बीच में किसी ने अस्पताल से बाहर आते समय उनका वीडियो भी बना लिया। वीडियो में आसाराम काफी थका हुआ महसूस कर रहे थे, वहीं व्हील चेयर पर बैठे हुए दिखाई दिए। इसके साथ सुरक्षा कर्मी, कुछ अनुयायी व पुलिसकर्मी भी यहां पर नजर आए हैं। आसाराम सफेद कपड़े व लाल टोपी पहने हुए थे, साथ ही लोगों को अभिवादन स्वीकार करते हुए अस्पताल से बाहर निकलते हुए भी नजर आए। ऐसा बताया जा रहा है कि आयुर्वेदिक अस्पताल की टीम मंगलवार को आश्रम पहुंची और आसाराम का इलाज प्रारंभ कर दिया गया। कोर्ट से जमानत के बाद आसाराम ने इंदौर में प्रवचन दिया। इसका वीडियो वायरल होने के बाद वह उज्जैन के मंगलनाथ रोड स्थित आश्रम में रहे। यहां आसाराम के पहुंचने की खबर मिलने के बाद देश से उनके अनुयायी आश्रम भी पहुंचने लगे हैं। आसाराम से मिलने की चाह में आश्रम में रोजाना 1000 से ज्यादा लोग भी जुट रहे हैं। आसाराम का इंदौर में वीडियो वायरल होने के बाद इंदौर के आश्रम में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। आसाराम के सेवक आश्रम में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की जांच में लगे हुए हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में वीआईपी श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। इसी क्रम में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्षा छिजारिया भी बाबा महाकाल के दरबार में अपने परिजनों के साथ में पहुंची। उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। हर्षा छिजारिया प्रयागराज महाकुंभ में अपनी चर्चित वीडियोस व रील्स के कारण सुर्खियों में आई थी। उनकी प्रसिद्धि के बाद
उन्हें याद किया जा रहा है। इसी प्रसिद्धि के बाद हर्षा रिझारिया आज बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन पहुंचे। हर्षा रिझारिया ने नंदी हॉल में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप किया। बाबा महाकाल की भक्ति में लीन भी नजर आए। उन्होंने मंदिर के पुजारी पंडित अर्पित शर्मा के माध्यम से बाबा महाकाल का पूजन अर्चन किया। इसी दौरान हर्षा ने अपने मस्तक पर चंदन का तिलक लगवाया। नंदी हॉल से बाबा महाकाल को नमन करने के साथ ही जय श्री महाकाल का उद्घोष भी किया। बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद हर्षा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं बाबा महाकाल की अनन्य भक्त हूं, समय मिलते ही यहां दर्शन करने के लिए आती रहती हूं। प्रयागराज महाकुंभ में मुझे काफी प्रसिद्धि मिली है। बाबा महाकाल का आशीर्वाद सदा मुझ पर बना रहे, उनकी पॉजिटिव एनर्जी मुझे मिलती रहे, ऐसी कामना मैंने बाबा महाकाल से की है। उन्होंने यह भी कहा कि बाबा महाकाल के दर्शन कर मुझे जो अनुभव की प्राप्ति हुई है, मैं उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकती। उज्जैन मंडल अभिभाषक संघ के चुनाव की घोषणा हो गई है। इसमें करीब 1600 से ज्यादा सदस्य भाग लेंगे। यह चुनाव 3 साल बाद होने जा रहे हैं। इसके लिए चुनाव अधिकारी व उनकी टीम तैयारियां कर रही है। संघ अध्यक्ष अशोक यादव द्वारा अभिभाषक संघ के एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव, एक कोषाध्यक्ष, 2 सह सचिव सहित 11 कार्यकारिणी सदस्यों के निर्वाचन हेतु अभिभाषक अजय जैन गिरिया को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय गिरिया द्वारा सहायक निर्वाचन अधिकारी प्रकाश डाबी, विष्णु दीक्षित, विश्वास दायमा सहित अन्य साथियों की निर्वाचन टीम में नियुक्ति के साथ ही चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उज्जैन मंडल अभिभाषक संघ शहर की सबसे पुरानी व प्रतिष्ठित संस्थाओं में से एक है, जो देश की आजादी के पूर्व से ही अभिभाषक समुदाय का प्रतिनिधित्व करती आई है। इसके सदस्यों ने उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक व अन्य संवैधानिक पदों पर कार्य भी किया है। प्रक्रिया तो निर्धारित है। जो इलेक्शन होते हैं बार के, वो एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द स्टेट बार काउंसिल होते हैं। और जो गाइडलाइंस है उसमें सबसे पहला चरण जो होता है कि इलेक्शन प्रोग्राम, जो निर्वाचन कार्यक्रम है, वो जारी किया जाएगा। निर्वाचन कार्यक्रम जारी करने के बाद मतदाता सूची प्राथमिक प्रकाशन, मतदाता सूची प्राथमिक प्रकाशन के पश्चात दावे आपत्तियों का निराकरण, उसके बाद अंतिम सूची का प्रकाशन, उसके उपरांत जो भी प्रत्याशी फॉर्म भरेंगे उसकी प्राथमिक सूची, जो फॉर्म वापस लेंगे उनकी अंतिम सूची, उसके बाद वोटिंग का डेट डिक्लेयर करेंगे। वोटिंग का डेट लगभग सभी पक्षों की सहमति से 7 अप्रैल नियत हुआ है। रमज़ान माह, पवित्र रमज़ान माह चल रहा है, अभी 30 तक है। 30 से 6 तक लगभग शायद अपने नवरात्र हैं, तो 7 तारीख का लगभग तय हो रहा है। और कल हम विस्तृत कार्यक्रम अपना जारी करने जा रहे हैं। कल निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया का कार्यक्रम हम लोग, हमारी टीम जारी। अभिभाषक संघ के निर्वाचन पर पूरे संभाग की दृष्टि रहती है। संघ अध्यक्ष का पद बहुत ही सम्मानीय व प्रतिष्ठित पद माना जाता है। अजय गिरिया ने बताया कि शीघ्र ही निर्वाचन का विस्तृत कार्यक्रम निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी कर दिया जाएगा। वोटिंग के लिए 7 अप्रैल की तारीख के चयन की संभावना भी जताई जा रही है। जितने भी उम्मीदवार हैं उनसे हमने ये करबद्ध तरीके से निवेदन भी किया है और आदेशित भी किया है कि आप जो है आदर्श निर्वाचन जो होता है उसका पालन करेंगे, अन्यथा जो है आपका हम चुनाव निरस्त कर देंगे। और हम हर तरीके से प्यार से, मोहब्बत से, लड़के झगड़ के हर तरीके से चुनाव कराने में सक्षम है। ये जो चुनाव में प्रलोभन दिया जाता है वोटर को, उस पर लेके हमारे यहाँ विद्वान अभिभाषक है और इसे प्रलोभन में ना तो प्रकोपित होते हैं ना प्रलोभित होते हैं, इसलिए चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष रहेगा। नगर निगम द्वारा सिंधी कॉलोनी चौराहे से लेकर यंत्र महल मार्ग तक मार्ग चौड़ीकरण व सेंट्रल डिवाइडिंग का कार्य करवाया जा रहा है। इस कार्य के तहत मार्ग चौड़ीकरण में बाधक 4 मकानों को नगर निगम द्वारा सोमवार को हटाने की कार्रवाई की गई। भवन अधिकारी लक्ष्मण प्रसाद साहू, सहायक आयुक्त प्रदीप सेन, भवन निरीक्षक मुकुल मेश्राम, रिमूवल गैंग प्रभारी राज गोडाले द्वारा उक्त 4 बाधक मकानों को जेसीबी के माध्यम से हटाने की कार्रवाई की गई। इसके अलावा मार्ग चौड़ीकरण अंतर्गत रोड किनारे जो बड़े वृक्ष आ रहे थे उन्हें ट्रांसप्लांट किया जाकर अन्य सुरक्षित स्थलों पर पुनः ट्रांसपोर्ट किए जाने का कार्य भी नगर निगम द्वारा करवाया जा रहा है। यह कार्य नगर निगम द्वारा सिंधी कॉलोनी चौराहे से लेकर यंत्र महल मार्ग तक मार्ग चौड़ीकरण व सेंट्रल डिवाइडिंग के लिए किया जा रहा है।
खासोद में हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी मोहम्मद आजम पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं। पीड़ित कन्हैया लाल पिता बगदीराम काकरिया ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है कि कर्मचारी ने उनसे 1,02,500 रुपए की राशि धोखाधड़ी से ठग ली है। पीड़ित ने बताया कि उन्होंने हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस कंपनी से 17 लाख रुपए की गाड़ी फाइनेंस करवाई थी। पहली किस्त की राशि 51,128 रुपए की अदायगी 5 अप्रैल 2025 से करनी थी, लेकिन कर्मचारी ने उनसे धोखाधड़ी करते हुए किस्त की राशि बोलकर अन्य व्यक्ति के फोन पे अकाउंट पर 1,02,500 रुपए की राशि किस्त का कहकर तारीख से पहले ही डलवा ली। जब रसीद मिली तो पीड़ित को शंका हुई और उन्होंने जांच की। इसमें पता चला कि उक्त राशि उनके लोन खाते में जमा ही नहीं हुई। पीड़ित ने बताया कि जब उन्होंने कंपनी के कार्यालय में जाकर स्टेटमेंट निकलवाया तो पता चला कि उनकी पहली किस्त की राशि का भुगतान 5 अप्रैल 2025 को करना था। पीड़ित ने पुलिस से मांग की है कि आरोपी कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, वहीं उनकी धोखाधड़ी से ठगी गई राशि को वापस दिलवाया जाए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में जुटी हुई है। मैंने दिसंबर में मैंने एक अशोक लेलैंड 1915 इक्विपमेंट की गाड़ी हिंदुजा फाइनेंस से फाइनेंस करवाई, जिसके द्वारा 1 तारीख को उसने 1 जनवरी को मेरी किस्त चालू कर दी। 1 तारीख को मैंने उसके फ़ोन आने के मैंने फ़ोन पे उसको 1 लाख रुपए एक बार डाला और 13 तारीख को वापस मैंने 2500 रुपये फिर डाले, आधे करके। उसके बाद मैंने अगले महीने पता चला, वापस फ़ोन आया था मेरे को मार्च में 1 तारीख को। उसने फ़ोन लाया, वापस से एक किस्त और डालनी है, तो मैंने बोला मैं कंपनी में ही जाके डालूँगा। कंपनी में जाके पता चला कि मेरी किस्त तो अप्रैल से चालू हुई है, 5 अप्रैल 2025 से चालू है। उससे पहले में उसने मेरे से 2 किस्त एडवांस ले ली, जिसकी मूल राशि 1,02,500 रुपये है। मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है। मैं उचित कार्रवाई कर रहा हूँ।